Hey guys, welcome to PM Pathshala. Let's discuss about the Vision February 2023 का Polity and Governance. The very first topic is your audit data standardization. देखो अभी रिसेंटली ना CAG यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को बोला है कि उसको कुछ ऑडिट डेटा स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करने की ज़रूरत है. ठीक है, अब इसका मतलब हम देखेंगे कि ऑडिट डेटा स्टैंडर्ड क्या होता है. उससे पहले ये जान लो कि ना 4 तरह के ना ऑडिट होते हैं जो कैग कंडक्ट कराता है. द वेरी फर्स्ट ऑडिट इज द फाइनेंशियल ऑडिट. फाइनेंशियल ऑडिट का मतलब क्या है? फाइनेंशियल टर्म से ही समझ में आ रहा है हमें कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को चेक करना ऑफ दैट एग्जीक्यूटिव इज नॉट ओनली इन कंफर्मिटी विद द प्रिस्क्राइब्ड लॉ, बल्कि फाइनेंशियल रूल्स प्रोसीजर्स प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, और कोई एक्स्ट्रा विजेंस रिजल्ट तो नहीं कुछ लेकर आ रहा है, या कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा कि तो एक्स्ट्रा विगेंस का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा विगेंस का मतलब होता है गाइस लैक ऑफ रिस्ट्रेंट इन स्पेंडिंग मनी और यूजिंग रिसोर्सेस. ठीक है, या हम ऐसा कुछ कर तो नहीं रहे हैं. तो इस तरह का चीज़ें अगर हो रही हैं तो फाइनेंशियल ऑडिट करना ज़रूरी होता है. फिर उसके बाद होता है रेगुलेटरी ऑडिट करना, यानी कि आप जानो कि पेमेंट जो भी चेक करना कि या ड्यूली ऑथराइज है नहीं है, प्रॉपर वाउचर्स प्रिस्क्राइब फॉर्म में सपोर्ट हो जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं. रिसीट ऑडिट यानी कि जो भी इनकम टैक्स का ऑडिट करना है ना, कस्टम भी जितने के रिसीट वगैरह आ रहे हैं यूनियन लेवल पर, स्टेट टैक्स स्टेट लेवल पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं. फिर एक होता है रिसीट ऑडिट. रिसीट ऑडिट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो भी इनकम टैक्स का ऑडिट हो रहा है, कस्टम के सारा का सारा रिसीट्स में स्पेशली उसको चेक करना. परफॉर्मेंस ऑडिट में क्या होता है कि हम ना इवैल्यूएट करते हैं किसी स्कीम को, किसी प्रोग्राम को, कि जो भी उसमें ट्रांजैक्शंस हुई हैं उसको पूरी तरह से इवैल्यूएट करना. तो दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट विच यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल डूइंग दिस टॉपिक. ठीक है, फाइनेंशियल ऑडिट, रेगुलेटरी, रिसीट एंड द परफॉर्मेंस ऑडिट. अब ना और क्या रहा और समझो इसमें बारे में कि ना कैग ने ये भी बोला कि सर स्टैंडर्ड्स की बात क्यों की जा रही है, ताकि जितने भी वेरियस डिपार्टमेंट एजेंसीज वगैरह हैं वो ऑर्गेनाइज तरीके से काम करें और डेटा को ठीक ढंग से मेंटेन करके रखे. बिकॉज वी नो डेटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑयल. जैसे देखो एक ऑयल इंपॉर्टेंट होता था कुछ टाइम पे, अब डेटा उसकी जगह लेता जा रहा है. अब प्रेजेंट सिस्टम ऑफ ऑडिट में क्या क्या समस्याएं हैं या क्या क्या दिक्कतें हैं या स्टैंडर्डाइजेशन होने का क्या फायदा, सारा का सारा मैं तुम्हें समझा देती हूँ. देखो प्रेजेंट सिस्टम ऑफ ऑडिट की बात करते हैं तो वेरी फर्स्ट ऑडिट इज स्टैट्यूटरी ऑडिट. स्टैट्यूटरी ऑडिट का मतलब क्या होता है? क्या आगे से कंडक्ट कराता है वेरियस आपकी जो एजेंसीज हैं, इंडियन ऑडिट और अकाउंट्स डिपार्टमेंट, उसको कराना. तो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन जितनी भी ड्यूटीज पावर एंड कंडीशंस हैं सर्विस एक्ट 1971 में आपका दे रखा है, फंक्शन जिसका भी होता है वो कैग का होता है. तो कैग सारे के सारे ऑडिट करता है जितने भी एक्सपेंडिचर आपके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में हुए हैं, स्टेट्स में, यूटी में, सबका ऑडिट कौन करता है? कैग करता है. जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपकी यूनियन में है ना, ऑडिट करना कंटिजेंसी फंड से रिलेटेड, पब्लिक अकाउंट से रिलेटेड, इवन कैग इज कंपार्ड टू इंस्पेक्ट किसी भी ऑफिस को ट्रांजैक्शन से रिलेटेड वो चेक कर सकता है. अच्छा, इंटरनल ऑडिट क्या होता है? इंटरनल ऑडिट का मतलब है कि वो ऑडिट जो कि आप डिपार्टमेंट्स का लेते हो, इंटीग्रल पार्ट जो भी ऑर्गेनाइजेशन का है ना, चीफ एग्जीक्यूटिव उसको करता है. बट एक्सटेंट ऑफ कैग इज लिमिटेड टू टेस्ट चेकिंग ऑफ इंटरनल ऑडिट वर्क. ध्यान रखना इस चीज को भी. अच्छा, उसके बाद देखो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा का सिग्निफिकेंस क्या है. देखो अगर वेरियस डेटा मेंटेन रहेगा डिपार्टमेंट्स का, एजेंसीज का ऑर्गेनाइज फॉर्म में, तो वो बेटर एनालिसिस देगा. ठीक है, बेटर एनालिसिस के साथ साथ क्या होगा, हमारे पास एविडेंस होगा कि इसमें आगे हमें किस तरह से डिसीजन लेना है. तो डेटा स्टैंडर्ड सिर्फ पॉलिसी मेकर्स को ही हेल्प नहीं करेगा, बल्कि जितने भी ऑडिटर्स होते हैं उनको आगे डिजिटल ऑडिट्स में भी मदद करेगा. तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा करना विल सिग्निफिकेंटली ऑडिटर्स को भी रेलेवेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करने में मदद करता है. और न्यू टेक्नोलॉजी जैसे AI, बिग डेटा हम डाल रहे हैं, माइनिंग करना चाह रहे हैं, वो भी इजिली अडॉप्ट हम कर पाएंगे. अब आगे हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई इश्यूज क्यों हैं, है ना, क्यों कह रहे हैं नए ऑडिट सिस्टम को अपनाने के लिए. द वेरी फर्स्ट इशू इज लैक ऑफ ऑडिट स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि जो जितनी आपकी डिफरेंट एजेंसीज हैं वो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को आपस में शेयर ही नहीं करती हैं. डेटा शेयर अवेलेबल ही नहीं है, मशीन रीडेबल फॉर्मेट में इंटीग्रेटेड नहीं है, और बहुत ज़्यादा सर्वेज जो है ना ओवर रिलायंस हो रखा है. ठीक है, यूजफुलनेस उसकी बहुत खराब है, लैक ऑफ अवेयरनेस है डेटा सोर्सेज के लिए. दूसरे इशूज में क्या है कि ना कोई पावर नहीं है टू इन्फोर्स ऑडिट फाइंडिंग्स के लिए, कहीं रूल कहीं वायलेट तो नहीं हो रहा है, डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स ने कुछ किया तो नहीं है. बहुत ही क्यास मचा हुआ है डिफरेंट स्टेट कंपनीज के अंदर भी. जैसे कह रहा है कि 900 स्टेट गवर्नमेंट कंपनीज हैं, या एनुअल अकाउंट ऑफ अबाउट 700 कंपनीज आर इन एरियर्स, है ना. तो 10 to 12 ईयर्स का इसमें एरियर चल रहे हैं. शॉर्टकमिंग्स उसकी दूर नहीं की जा रही हैं.
फेडरलिज्म को पूरी तरह से फेडरलिज्म प्रिंसिपल पे काम नहीं कर रहा है ना, तो फिर देखो कहीं पर भी कोई चीज अगर पिटेगी तो फिर उसकी जरूरत है हम उसको ठीक करें। अब कैग बहुत सुन रहे हो तो यू शुड अवेयर अबाउट दी व्हाट एग्जैक्टली द कैग इज। कैग एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है, अंडर आर्टिकल 148 द कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, इंडियन ऑडिट हेड ऑफ दी है और अकाउंट है, गार्जियन है पब्लिक पर्स का, सुपरवाइज करती है होल फाइनेंशियल सिस्टम को। कैग का रोल क्या है? फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखना, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी को ध्यान में रखना, एजेंट है ये पार्लियामेंट का। रिफॉर्म रिक्वायर्ड इन द फंक्शनिंग ऑफ कैग क्या है कि क्वालिफिकेशन कैग की लेड डाउन की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया हुआ है, स्टेट अकाउंटेंट जनरल होता है ये, क्वासी जुडिशियल पावर इसके पास होती है और जितने भी पब्लिक फंडेड बॉडीज हैं वो सारा का सारा कैग के अंडर आती है, कैग ही उनको चेक करता है। अब वेज फॉर क्या है स्टैंडर्डाइजेशन या एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग के लिए क्या किया जाए, है ना, ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डेटा इंटीग्रेशन एंड क्वालिटी एश्योरेंस। अगर आप कैग के अकॉर्डिंग चलोगे तो डेटा आपका इंटीग्रेटेड होगा, ठीक है, यानी क्वालिटी आपकी बढ़ेगी, डिस्क्रिपेंसी खत्म हो जाएगी, आपका डेटा इंटीग्रेटेड फॉर्म में चलेगा और फिर आप इंप्लीमेंट कर पाओगे अपना ड्राफ्ट जो नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी में आपने फास्ट ट्रैक करने के लिए बात की थी। इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ेगा आपका, तो डेटा शेयरिंग का जो रियल टाइम थ्रू है आपका एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस है वो पूरा हो जाएगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का काम हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपका लोकलाइजेशन ऑफ डेटा, है ना, आप अपने ही घर में विलेज ब्लॉक्स में आपस में डेटा को इंश्योर कर सकते हो कि वो लोकलाइज्ड रहे। रोल ऑफ टर्शरी बिग डेटा का क्या होगा कि रिकमेंडेड टर्शरी बिग डेटा कलेक्टेड बाय प्राइवेट थर्ड पार्टीज को भी इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा। बेटर गवर्नेंस होगी जिससे कि स्किल डेवलपमेंट एंड रिस्ट्रक्चरिंग बढ़ेगी। इसमें ना एक चीज आपका ILO के बारे में आया हुआ है, तो ILO एज अ बॉडी आपको पता होनी चाहिए। देखो जेनेवा ने ना कैग को क्यों बनाया, ताकि वो एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह काम करेगी 2024-27 में। ध्यान रखना, तुम्हें कुछ ये सारी न्यूज़ पता होनी चाहिए, इसमें रिलेटेड तुमसे आ सकता है कि जेनेवा ने कैग को ही सेलेक्ट किया है कि वो एक्सटर्नल ऑडिटर की तरह काम करेगा फॉर अ 4-year टर्म फ्रॉम 2024 to 2027। कैग स्पेसिफाई करेगा कि लोग कैसे कैसे पैनल करना है एक्सटर्नल ऑडिटर में, है ना, प्रपोजल इसमें दिया हुआ है। तो ये चीज, इसके साथ ही साथ एक और बॉडी के बारे में बात हुई है, एक ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज INTO-SAI, इट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन। ये वॉलंटरी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम क्या है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करना, गुड गवर्नेंस देना, ये सारे के सारे इसके फंक्शंस होते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान में रखना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन FAO है, इंडियन एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, आर करंटली बीइंग एक्सटर्नली ऑडिटेड बाय कैग। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जहां आपसे भी आ सकते हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में। हर एक वीडियो में 2 टॉपिक लेके खत्म करेंगे ताकि आपको एक एक चीज अच्छे से पता चल जाए। अब देखो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या होती हैं, क्यों रही न्यूज में, है ना, तो इसलिए रही क्योंकि ना रिसेंटली लीडर ऑफ द ऑपोजिशन में स्पीच दी और मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस वाज एक्सपंज्ड। एक्सपंज्ड का मतलब क्या होता है, इस चीज को ना अनप्लेजेंट तरीके से आना या रिमूव करना कंप्लीटली, ठीक है, ऐसा कुछ इसे कहते हैं, या मिटाना। एक्सपंज मतलब होता है मिटाना, रिमूव करना, है ना, तो उसको स्पीच ऑफ जो मोशन ऑफ थैंक्स आया उसको इस तरह से किया गया। अब एक्सपर्ट का मानना ये है कि दिस इज अगेंस्ट द पार्लियामेंट्री प्रिविलेज ऑफ द MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो वो अंडर आर्टिकल 105 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। एंजॉय। अब सोर्सेस क्या है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन इंडिया? देखो, एक प्रोविजन होता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का मतलब है कि आर्टिकल 105 एंड 194 ये पावर, प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज से आपका डील करता है, ठीक है, एंजॉयड बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज रिस्पेक्टिवली। सेकंड, इसमें आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस का मतलब क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर्स 1908, ये ना आपको प्रोवाइड करता है फ्रीडम फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन ऑफ मेंबर्स अंडर सिविल पजेसेस, ये स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होता है। तीसरा होता है प्रिविलेज, आपको रूल ऑफ प्रोसीजर से मिलेगी, यानी कि चेयरमैन हैज अ राइट टू रिसीव इमीडिएट इन्फॉर्मेशन ऑफ द अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज ऑफ अ मेंबर। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कहाँ है, आर्टिकल 105, 194 में, कुछ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस है, कुछ आपके रूल एंड प्रोसीजर एंड प्रेसिडेंट दिए हुए हैं। और समझ लो अपना पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में कि लीगल इम्यूनिटी है, जिससे मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट है, लेजिस्लेचर है, उसको कुछ प्रोटेक्शन मिलती है अगेंस्ट सर्टन योर सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटी फॉर सर्टन एक्शंस, ठीक है। ये सोल अथॉरिटी होती है पार्लियामेंट की, वो सर्टन करे कि ब्रीच ऑफ प्रिविलेज कहाँ हुआ है, कंटेम्प्ट ऑफ द हाउस हुआ है। नो कोर्ट इज इंटरेस्टेड विद दिस पार्ट, ध्यान रखना।
ठीक है। अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर कंसेंट दे देता है कि काउंसिल आइदर कंसिडर द क्वेश्चन और कमिंग टू डिसीजन और कमेटी बिठाए, तो 10 मेंबर पैनल की राज्यसभा में, 15 मेंबर की पैनल की लोकसभा में बैठता है कमेटी, ठीक है। अब टाइप ऑफ प्रिविलेजेस तो बिल्कुल पता होने चाहिए आपको। तो टाइप ऑफ प्रिविलेजेस में गाइस एक आता है इंडिविजुअल प्रिविलेज, एक आती है आपकी व्हाट, कलेक्टिव प्रिविलेजेस। इंडिविजुअल प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? इंडिविजुअल प्रिविलेज का मतलब ये है कि दीज आर राइट दैट आर ईच मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हैज इन ऑफिशियल कैपेसिटी, जो इसकी एमपी आर फ्री टू स्पीक टू द माइंड्स ऑफ द हाउस, है ना। नो मेंबर आर अरेस्टेड कि भाई आपको ऐसे क्यों बोला, नॉट रिक्वायर्ड टू सर्व ऑन जूरीज, इसमें करने की जरूरत नहीं। कलेक्टिवली क्या होता है कि कलेक्टिवली कन्फर द प्रिविलेजेस मोर जनरिक इन नेचर, राइट टू पब्लिश डॉक्यूमेंट, forbid others for doing the same, the courts are permitted to inquire proceedings of the house, right to receive immediate information of arrest, ये सारा का सारा इनकी कलेक्टिव प्रिविलेजेस का पार्ट होता है। अब सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाई इट इज टू गिवन टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? देखो सबसे पहली बात ये होती है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इसलिए दी जाती हैं ताकि कोई भी जो एमपी है वो अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए, स्पीच बोल पाए, है ना, रिप्रेजेंट कर पाए अपने इंटरेस्ट को, अपनी पार्टी के इंटरेस्ट को, लाइक दैट, विदाउट फियर। फिर सेकंड है इंश्योर इंडिपेंडेंस ऑफ एमपी। सो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है जिससे कि एबिलिटी जो एमपी की है वो बच पाए, ठीक है। कलेक्टिवली राइट उनका पार्लियामेंट्रीज का इंश्योर हो पाए, अनड्यू इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो पाए, असिस्ट इन इंश्योरिंग द एफिकेसी ऑफ द एक्टिविटीज डन बाय द लेजिस्लेचर। अब इनकी लिमिटेशंस क्या है प्रिविलेजेस की? फ्रीडम ऑफ स्पीच भी शुड बी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, एंड ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही पार कर जाओ, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसीजर एंड रूल्स ऑफ द पार्लियामेंट प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 118 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इवन आर्टिकल 121 भी यही कहता है कि जितने भी मेंबर्स आर नॉट अलाउड टू डिस्कस द मैनर द जजमेंट गिवन बाय द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। कोई इम्यूनिटी तब भी नहीं मिलती है जब आपने मेंबर फॉर एनीथिंग सेड आउटसाइड द प्रोसीडिंग, अगर आपने कुछ कहा है तब भी कोई इम्यूनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो ये लिमिटेशंस भी हैं प्रिविलेजेस के। अब चैलेंजेस क्या हैं इससे रिलेटेड, या कभी ऐसा कुछ देखने को पहले मिला है, वो हम डिस्कस करते हैं। देखो चैलेंजेस में अगर बात करूं तो अगेंस्ट नेचुरल जस्टिस कैसे? देखो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज लॉज इंडिकेट्स कि भाई कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा है ना, पॉलिटिशियंस को अलाउ किया टू बिकम जज इन देयर ओन कॉज, इन देयर कॉज। दिस रेज कंसर्न ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, बेसिक आपका फेयर ट्रायल गारंटी वायलेट हो रहा है। फिर लेजिस्लेचर कैसे बन सकता है सोल आर्बिटर ऑफ प्रिविलेजेस, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ हो सकता है, ये डिस्क्रेडिट कर सकता है ये सेपरेशन ऑफ पावर को। तो ये सारे ना इसके चैलेंजेस हैं। आपसे कभी भी कोई पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के चैलेंजेस पूछे तो आप साफ साफ बताना, देखो ये सेपरेशन ऑफ पावर को डिस्क्रेडिट कर रहा है, क्योंकि एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ये कंप्लेंट, एडवोकेट, जज आप खुद ही बन रहे हो, तो यूज एज सब्स्टिट्यूट फॉर लीगल प्रोसीडिंग्स, है ना। अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन या डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड पावर एंड एब्सेंस ऑन कॉडिफाइड प्रिविलेजेस का लिमिटेड पावर देता है हाउस को ना डिसाइड व्हेन एंड हाउ टू ब्रीच ऑफ प्रिविलेज का कर्स, ये प्रॉब्लम है। तो सुप्रीम कोर्ट की ना कुछ जजमेंट आई है इससे रिलेटेड, जैसे पीवी नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट में आई थी जजमेंट, उसमें बोला गया था कि मेंबर नीड वाइडर प्रोटेक्शन ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट ऑल सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स that bear a nexus in their speech or vote। ऐसे ही MSM शर्मा के केस में भी आया था कि there is a condition of imbalance between provision पार्ट 5 में जो है या 194 के जो privileges हैं, बहुत सारी ना ब्रीचेस हो जाती हैं। अब कोडिफिकेशन क्या है पार्लियामेंट्री प्रोसीजर प्रिविलेजेस की? तो क्वेश्चन ऑफ कोडिफिकेशन ऑफ प्रिविलेजेस वेरी ओल्ड, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में भी ये राइज किया गया था। नीड क्या है कोडिफिकेशन की? तो विच इज कंसिस्टेंट विद द फंडामेंटल राइट, विल ब्रिंग अंडर द एम्बिट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, है ना। अगेंस्ट वाले जो बोलते हैं कोडिफिकेशन, वो ही कहते हैं भाई एडवांटेजेस वुड फ्लो टू द डिफेमिंग पार्लियामेंट, हो सकता है डिफेम कर दिया जाए, न्यू प्रिविलेजेस नॉट पॉसिबल इन दैट केस, तो ये लाइक दैट। तो फॉरवर्ड आप आगे करो क्या? तो सबसे पहले जरूरत है आर्टिकल 19 का सेकेंड पार्ट को आप अमेंड करो, उसमें जो लिखा है ना उसको थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। मतलब कैसे कि वेयर इन द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ लेजिस्लेचर शुड बी एडेड, कोर्स ऑफ एक्शन वुड रिमूव सम अनसर्टेनिटी, उससे हटा दो, बाकी हाउस विल नॉट लूज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अप्रोच ताकि न खोए। और कमेटी शुड ऑल्सो बी गिवन सेपरेट इंडिपेंडेंट स्टेटस ऑल्सो, ताकि वो फुली ऑब्जर्व कर पाएं कि मेंबर ऑफ द कमेटी डू नॉट हैव अ नॉन पॉलिटिकल अप्रोच वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज। तो इंडिपेंडेंट स्टेटस होना चाहिए उनका। कलेक्टिव डिसीजन, यानी कि जो स्पीकर है, चेयरपर्सन है, शुड बी एम्पावर्ड टू डिसाइड एंड इन्वेस्टिगेट द कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग। ट्रांसपेरेंसी जरूरी है कि रिलैक्सेशन और रूल्स में अगेंस्ट रिपोर्टिंग ऑफ प्रोसीडिंग बिफोर पार्लियामेंट्री कमेटी। तो जनरल प्रिंसिपल क्या होना चाहिए कि प्रोसीडिंग शुड बी ओपन एंड रिपोर्टेबल अनलेस द पब्लिक इंटरेस्ट क्लियरली रिक्वायर्स अदरवाइज। तो मॉडर्न जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविलेज है शुड नॉट रिलाई ऑन ओल्ड स्टैच्यू, जिसका मेन पर्पज होता था पार्लियामेंट राइट्स को असर्ट करना। सेपरेट कमेटी इसीलिए बिठाई जाए ताकि मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, जुडिशरी या रिटायर्ड सब कोडिफिकेशन के साथ ही काम कर पाएं।
तो दिस इज अबाउट गाइज दिस आर्टिकल. व्हेनेवर इट कम्स, इफ यू हैव एनी डाउट इन रिगार्डिंग टू दैट, प्लीज लेट मी नो. अदरवाइज बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया गया है. जो बातें बताई हैं उसको अच्छे से नोट कर लोगे तो बहुत अच्छा कर पाओगे. So guys, this is all about this video.